नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई बड़ी ही दर्दनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए। ये घटना जलंधर में एक परिवार के साथ घटी थी। इस परिवार के लोग कुछ सालों पहले तक बड़ी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस परिवार में एक आदमी, उनके एक छोटे भाई, वो आदमी की एक पत्नी, उनका एक बेटा और छोटे भाई की एक पत्नी रहती थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक दिन इन आदमी का हम नाम रख देते हैं, ठीक है। इनका हम नाम क्या रखें? दिलीप नाम रख देते हैं। तो दिलीप जी की छोटे भाई की अपनी पत्नी से भयंकर वाली लड़ाई होने लगती है। लड़ाई की वजह से दोनों का एक दिन तलाक हो जाता है। तलाक के बाद दिलीप जी के छोटे भाई अशोक बड़े टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता में जीने लगते हैं। कुछ खाते पीते नहीं है, किसी से बोलते चालते नहीं है, कहीं आते जाते नहीं है, सिर्फ अपने कमरे में बैठे हुए। अब उनकी ऐसी हरकतों को देखकर, उनकी ऐसी हालत को देखकर दिलीप जी की पत्नी कहती है कि यार इनकी शादी करवा देते हैं, कोई लड़की इनके लिए ढूंढ देते हैं। अगर कोई दूसरी इनकी ज़िंदगी में आएगी तो शायद सुधार आए, ये ठीक हो जाए। इस बात को गहनता से पूरे परिवार, पूरे ख़ानदान के लोग समझते हैं और अशोक जी के लिए एक लड़की की ढूंढाई शुरू हो जाती है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक लड़की मिल जाती है, ललिता नाम की। वो शादी करके इस घर पे जब से आती है ना, तब से सिर्फ लड़ाई कर रही है सबसे। मतलब अपने जो क्या कहेंगे, जेठ कहेंगे, जेठानी कहेंगे, पति कहेंगे, सबसे लड़ाई करती थी। जेठ जेठानी का जो बेटा था उसके ऊपर भी हाथ उठा देती थी, बहुत परेशान करती थी सबको। इस चक्कर में जो अशोक जी था, उनका जो रिलेशनशिप था ना अपने बड़े भाई के साथ, दिलीप के साथ, वो बहुत टूटता जा रहा था, समय के साथ कमज़ोर होता जा रहा था। तो एक दिन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिए कि भाई अलग अलग रह लेते हैं, इसी में भलाई है। वरना देखो, अभी हम लोग इतने प्यार से रहें, सगे भाई हैं, वरना कोई टाइम ऐसा आ गया कि हमने एक दूसरे को बहुत भला बुरा अगर कह दिए या फिर एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने वाली नौबत आ गई तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। बचपन में तो कितनी भी मार पिटाई चल जाती है भाइयों के बीच में, लेकिन बड़े होने के बाद नहीं चलती है। इसलिए अलग हो जाते, दूसरे घर में रह लेते हैं। अब एक दूसरा घर था जो अशोक जी के और दिलीप जी के पिताजी थे ना, इन लोगों ने 2 घर खरीद के रखे थे अपने बच्चों के लिए, अशोक और दिलीप के लिए। लेकिन एक जो दूसरा घर था ना, वो छोटा घर था। इस बड़े घर में ही सब लोग रहते थे शुरू से, तो ये ऑब्वियसली ये बड़ा ही था, क्योंकि पूरी जॉइंट फैमिली यहाँ रहती थी। एक जो दूसरा वाला घर उन्होंने बना के रखे थे ना, वो छोटा था, वो 1 BHK का घर था। अब यहाँ पर दिलीप जी के बच्चे हो चुका था, मतलब विवेक का जन्म हो चुका था। तो दिलीप जी की पत्नी और विवेक ने फैसला लिए कि हम लोग इसी घर में रहेंगे, क्योंकि हम लोग 3 लोगों का परिवार है और चाचा लोग यानी कि अशोक लोग, अशोक और अशोक की पत्नी ललिता, बस 2 ही लोग हैं, तो वो छोटे घर में जाएंगे। ठीक है। ललिता को इस बात से बहुत बुरा लगा था। अशोक जी तो मान भी गए थे कि ठीक है यार, रह लेंगे छोटे घर में। वो बहुत भला बुरा सुना कर गई थी कि अपने बड़े घर में रह रहे हो, हमको छोटा घर दे दिए, मैं देख लूँगी, एक वक्त आएगा किसी को छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद से वो रहने तो लगी थी अपने पति अशोक के साथ छोटे घर में, लेकिन जब कभी भी विवेक से या दिलीप जी से या दिलीप जी की पत्नी से सामना होता था, वो उल्टा सीधा बोल देती थी, कुछ भी कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, दिलीप जी की पत्नी घर पर अकेली थी और घर की साफ सफाई कर रही थी। कोई त्योहार आने वाला था। साफ सफाई करते करते वो अपने घर के आंगन के बाहर निकली थी। शाम का वक्त था, लगभग 5:30-6 बज रहे थे कि उन्हें वही उनकी देवरानी आती हुई दिखाई दी, ललिता आती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने नज़र चुरा ली कि यार फालतू फिर गाली देगी, अच्छा नहीं लगता है। इनके पास रुकी और देवरानी बोलती है, अरे दीदी, मैं मेरे घर के आगे एक कथा थी, वहाँ पर गई हुई थी, बहुत बड़े पुजारी जी आए थे, मैंने उनसे अपने पूरे परिवार की शांति के लिए आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने प्रसाद दिए हैं, ये प्रसाद आप खा लो, मैं भी खा लियूँ, विवेक को भी खिला देना और विवेक के पापा को भी खिला देना। अपने बीच में जो खटास है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर से मिलजुल के रहने लगेंगे, इतना अच्छा होगा। तो ये बात ये इनको बहुत अच्छी लगती है, दिलीप जी की पत्नी को। बोलते कि चलो यार, मेरी देवरानी आई है एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने वापस से,
और ऐसे पंडित जी से अगर बात करी, पंडित जी ने आशीर्वाद दिए तो कोई बुराई नहीं है प्रसाद खाने में। वो प्रसाद ली और खा ली, थोड़ा सा प्रसाद। उन्होंने प्रसाद बोलेंगे जो भी बोलेंगे आगे समझ में आएगा, थोड़ा सा वो मिठाई और वो होता है ना मुरमुरा, वो था, थोड़ा सा बचा के अपने घर की टीवी के पास अपने बेटे और अपने पति के लिए रख दी। सोचे कि बेटा बाहर गया हुआ है, पति देव भी बाहर अपने काम पे गए हुए हैं, घर लौटेंगे तो उनको दे दूंगी। लेकिन जब वो बाहर की साफ सफाई करते करते वापस से घर के अंदर पहुंची, जहाँ पर उन्होंने टीवी के बाजू में प्रसाद रखी हुई थी, वहाँ देखी तो क्या पाई कि उस प्रसाद में तो ढेर सारे, मतलब समझ लो मक्खी भिनभिना रही, बहुत सारी। बोले हद से ज़्यादा नहीं हो रहा है? मतलब ठीक है, कुछ अगर मीठा रखा हुआ है, एक दो मक्खी भिनभिनाए समझ में आ रहा है, इतना सा मीठा रखा हुआ था और इतना सा मुरमुरा था उसमें, इतनी इतनी मक्खियाँ भिनभिना रही उसके ऊपर। ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ है। ऐसा लग रहा था कि मानो जितनी मोहल्ले में मक्खी होंगी पूरी इस प्रसाद के ऊपर आ गई। तो नहीं बोली ये क्या है, हट हट हट, टॉवेल वॉवेल नैपकिन से मक्खियों को भगाए। बोले अच्छा नहीं लगता यार, प्रसाद है, इन लोगों के आते तक पता नहीं कितनी मक्खी और कितने कीड़े लग जाएंगे, मैं उठा के खा लेती हूँ। वो बचा हुआ प्रसाद भी इन्होंने उठाकर खा ली, और शायद ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आगे समझ में आएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वो तो समझ रही थी कि ललिता के मन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जाग गई है, वो परिवार को जोड़ना चाहती है वापस से, लेकिन ऐसा नहीं था। ललिता बर्बादी चाहती थी इनके परिवार की। फिर क्या था, इसी रात से इनके शरीर में एक अजीबो गरीब बदलाव आने लगा। अगले दिन रात बिताकर जैसे वो उठे हैं ना, तो क्या देखती है कि उनका पूरा शरीर फूला फूला सा दिख रहा है। एक ही रात में उनके गाल भी काफ़ी फूल गए और हाथ पैर भी काफ़ी फूले फूले लग रहे हैं। यहाँ तक कि आँख भी एकदम छोटी छोटी सी हो गई, इतना मुंह फूल गया था। तो टेंशन में आ गए दिलीप जी, इनका बेटा विवेक, की क्या हो गया मम्मी, पिछली रात तक तो सब कुछ ठीक था, अभी आपको क्या? बोले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत भारी भारी सा महसूस कर रही हूँ शरीर में। वज़न अपना नापी तो विश्वास नहीं करोगे, एक रात में इनके वज़न में, मतलब एक रात में तो नहीं कहेंगे, एक रात पहले तो नापी नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले नापी थी, तो इनका जो कुछ भी वज़न था, अभी जब नाप रही है ना वो, तो लगभग 7 किलो का फ़र्क आ गया। ये घबरा गई कि ये कैसे हो सकता है, घर के सारे सदस्य घबरा गए, बोले चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक बड़ी ही वियर्ड सी मेडिकल कंडीशन का नाम बताया। इनको ये परेशानी हो सकती है करके, इस परेशानी में ओवरनाइट वेट बढ़ जाता है, और समझ में भी नहीं आता कि ये कैसे हुआ। ओवरनाइट वेट कम नहीं होता है, इस बीमारी का रिवर्स इफेक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक से आज आप नॉर्मल दिख रहे हैं, आज आप सोएंगे, कल उठेंगे ना तो एकदम फूले हुए से लगेंगे और आपका वज़न ज़्यादा लगेगा। जी हाँ, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है और बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन बड़ी ख़तरनाक होती है। तो डॉक्टर ने बोले ठीक है, हम अपनी दवाई देते हैं, अगर ठीक नहीं हुआ तो दिल्ली लेके जाना, बड़े शहर, वहाँ पर इनका इलाज होगा। ठीक है। अब दिन भर ये टेंशन में लगे रहे, रात का वक्त आया। रात में ठीक 12 से 2 के बीच के समय की बात रही होगी, घर के बाहर से कुछ तो भी भड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। दिलीप की और दिलीप जी की और उनके बेटे विवेक की नींद खुली। वो जागे और देखे कि दिलीप जी की पत्नी नहीं है, विवेक की मम्मी घर पर नहीं है। विवेक ने चिल्लाया मम्मी मम्मी मम्मी। भागते हुए बाहर गए तो क्या समझ में आया है कि मम्मी जो एक गेट लगा हुआ था, वो गेट को कूद के कहीं बाहर भागी। अच्छा खासा वजन हो गया था, बीमार थी सुबह से, बिस्तर से ठीक से उठ नहीं पा रही थी। ये दीवार कूद के, गेट कूद के कैसे भाग गई? बड़ा सा गेट था यार, लगभग 6.5-7 फीट की हाइट का। विवेक और विवेक के पापा दोनों ही ढूंढने लगे बाहर जाकर, चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन वो कहीं पे भी नज़र ना आए। फिर बाइक उठाए, बोले बाइक से देख के आते हैं। बाइक से जा रहे हैं, किस्मत से एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। बोले आपको कोई औरत जाती हुई भागती हुई कहीं दिखाई दी है क्या? रिक्शा वाला ने बोला हाँ, बहुत तेज़ी से आगे की तरफ भागी है। ये तेज़ी से अपने बाइक बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त करने के 2 घंटे बाद ये पूरे शहर के आउटर इलाके के एक नहर के पास मिली। वो नहर के पास लेटी हुई थी, जैसे कि ये उनका बिस्तर हो। अजीब सी लैंग्वेज में कुछ तो भी गुनगुना रही थी, जैसे कि गाना गा रही हो। ये क्या हुआ, इनको कुछ समझ में नहीं आया। जैसे तैसे करके उनको वापस से उठाया गया और अपनी बाइक में बिठा के लेके आया गया। जब वो रास्ते से घर आ रही थी तो एक अलग ही लैंग्वेज में गाना गुनगुना रही थी।
बहुत ही वियर्ड आवाज़ भी लग रही थी उनकी। उनकी ऐसे तो पतली सी आवाज़ थी, लेकिन बहुत ही मोटी आवाज़ सुनाई दे रही थी। विवेक तो बहुत डर रहा था ये सब कुछ से। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस केस में विवेक का एक छोटा भाई भी था, जो कि बाहर रहकर पढ़ाई करता था। वो अपने घर में काफ़ी दिनों से नहीं आया था। वो सिर्फ कोई त्योहार हो गया, दिवाली की छुट्टी पड़ गई, ऐसे आता था। अब रात में मम्मी की ऐसी तबीयत ख़राब है, 2 रात से ऐसा कुछ हो रहा है, तो विवेक ने फ़ोन करके अपने छोटे भाई को ही बुला लिया कि भाई तू घर पर आ जा, मम्मी कुछ वियर्ड सी हरकतें कर रही है, उनको क्या हुआ है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटा भाई भी तुरंत वहाँ पर पहुँच गया और मम्मी का ख्याल रखने लगा। अब रात में कच्ची कच्ची नींद सोते सब लोग, पापा भी, विवेक का छोटा भाई भी। ऐसे करते करते 7-8 दिन बीत गए। कई डॉक्टर्स को दिखाए, कई जगह इलाज कराए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रात बेरात वो कभी भी उठ के चिल्लाने लगती, कभी भी अपने घर के हॉल में नाचते नाचते एक अजीब सी भाषा में, ये वही भाषा थी जो वो नहर के पास लेटकर उस दिन गा रही थी गाना। अपने हॉल में डांस करते करते वो गाना गाने लगती उस भाषा में। इनकी मम्मी को क्या हो गया था, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बुरे बुरे से ख्यालात इनके मन को अजीब तरीके से डरा देते थे आए दिन। कई बाबाओं के पास लेकर जा रहे हैं, कई मंदिर में लेकर जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर एक दिन की बात है, इसकी मम्मी उठी और विवेक का जो छोटा भाई था वो नींद में था। उसको पूरी ताकत से गला दबाने लगी, कुछ इस तरीके से गला दबाने लगी कि जैसे उसकी जान निकाल देगी। उसकी पूरी आंखें पलट गई थी। पता नहीं उनके शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि विवेक का भाई छुड़ा नहीं पाया था। इतना भी छोटा नहीं था, बड़ा ही था वो छुड़ा नहीं पाया। और बिल्कुल ऐसा पैर पटका होगा अपना ना बहुत ज़ोर से, तब जाकर विवेक की नींद खुली और विवेक ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो पापा आए और फिर छुड़ाए। तब ये मामला समझ में आ गया सभी लोगों को कि ये कोई बीमारी का मामला नहीं है, बल्कि ये कोई भूत प्रेत का मामला हो गया है। मम्मी को कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं हुई है, इनकी मम्मी को किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है, ये क्लियर हो गया। एक रिश्तेदार की मदद से ही एक पुजारी जी को, एक बड़े मंदिर के पुजारी जी को यहाँ पर बुलाया गया। पुजारी जी आए, घर में हवन करने लगे। हवन करते करते पुजारी लोग कई बार क्या होता है, आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हैं। जब वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहे थे, हवन में वो आहुति बोलेंगे जो भी बोलेंगे वो डाल रहे थे, तो उन्हें कुछ दृश्य दिखाई दिए। दृश्य ये कि जिस घर में वो बैठकर हवन कर रहे हैं, उस घर के कमरे के कोने में जहाँ पर हवन का धुआं नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर एक शैतान तड़प रहा है, घुट रहा है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत डरावना था, लेकिन डर के मारे वो ऐसा दुबक कर बैठा हुआ हो जैसे कि एक चूहा अपनी जान बचाने के लिए कहीं पर छुपता है। पुजारी जी तुरंत अपनी आँख खोलते हैं और बताते हैं कि इस घर में अनर्थ हो सकता है कभी भी। इस घर में एक बड़ा खतरनाक शैतान छिपा हुआ है। वो एग्जैक्टली कहाँ पर है अभी हम ये तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये समझ पा रहे हैं कि इस घर में जो हवन हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है, इससे उसको बड़ी परेशानी हो रही है। वो इस घर के किसी एक सदस्य को जल्दी ही ख़त्म करने वाला है। बस अब पुजारी जी को पूरी बात बताई गई कि आखिर इस घर में चल क्या रहा था। पुजारी जी को नहीं बताया गया था। पुजारी जी से जो ये हवन है वो ये बोलकर कराया जा रहा था कि ये ग्रह शांति के लिए कराया जा रहा है। पुजारी जी ने बोले आपको हमको पहले बताना चाहिए था, हम कुछ कोशिश करते, घर को बांधने की कोशिश करते। पुजारी जी ने घर को बांध दिए। 2 दिनों तक तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन ठीक तीसरी रात को फिर से दिलीप जी की पत्नी की वही हरकतें रिपीट होना शुरू हो गई। वैसे ही वो एक रात उठी, फिर चिल्ला चिल्ला के नाचने लगी। दिलीप जी उठे हैं, उनको पकड़ने के लिए कंट्रोल करने जा रहे हैं, वो छुड़ाई उड़ाई, फिर भागी है वो। आज वो नहर में कूदने वाली थी। किस्मत से तीनों बाप बेटों ने अपने घर की स्त्री को बचा लिए थे, नहीं तो आज ही वो ख़त्म हो जाती। इस रात के बाद से सब कुछ बिगड़ सा चला गया। वो उठना बंद कर दी बिस्तर से, खाना पीना बंद कर दी। कई इनके ब्लड टेस्ट हुए, कई जगह चेकअप हुई, कई पुजारियों से घर को बंधवाया गया, जड़वाया गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और कुछ ही दिनों बाद इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, इनकी मृत्यु हो गई। विवेक जब ये कहानी लिख रहा था ना, तो उसके हाथ काँप रहे थे।
बोल रहा था कि हमने जब इतने सारे लोगों से बात की, इतने सारे लोगों से जानने की कोशिश की, तो हमको बहुत क्लियर समझ में आया कि ये चीज़ हमारी चाची ने करवाई थी। उन्हीं ने ही मारण क्रिया मेरी मम्मी के ऊपर करती थी। सिर्फ एक ही बात की उनको प्रॉब्लम थी, प्रॉपर्टी के लिए। और ये बात मैं इतनी गारंटी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार मेरी मम्मी रात बेरात उठती, हॉल में जब गा गा के नाच रही होती तो यही बोलती, ललिता को सब कुछ दे दे, ललिता को सब कुछ दे दे। हमें वहाँ से शक होने लगा था कि चाची ने कराई है, लेकिन जब बहुत सारे पुजारी एक ही बात कहते तो हमारा शक श्योरिटी में बदल गया था। इनकी मम्मी की मृत्यु के बाद इन लोगों ने वो घर छोड़ दिए, वहाँ से बहुत दूर चले गए, जलंधर से बहुत दूर चले गए और अपनी ज़िंदगी अकेले तीनों बाप बेटे काट रहे हैं। कुछ भी हो जाए वो उस लॉस को कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे अपने जीवन से। एक प्रॉपर्टी ने, एक ऐसी प्रॉपर्टी ने जो कि विवेक के दादाजी ने अपनी ज़िंदगी में कभी बनाए थे, उस प्रॉपर्टी ने जिससे इसकी मम्मी को कोई मतलब भी नहीं था, उनकी जान लेकर रखती। सही बात है। ऐसे प्रॉपर्टी के लालच में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं सामने, और उसने सिर्फ उनको नहीं मारना चाहिए थी, जो चाची ने सिर्फ उनको नहीं पूरे परिवार को मारना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पूरी मिठाई अकेले खा ली और उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई, उन्होंने इतना सब कुछ सफ़र किया। सही बात है, वो तो चाहती थी कि पूरे परिवार के ऊपर एक साथ मारण क्रिया हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन कह सकते हैं कि अपने पूरे परिवार की जो तकलीफ़ है उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी और खुद की जान दे दी, लेकिन अपने पति और अपने बच्चों को आँच नहीं आने दी। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।